हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पूरे महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, करीब 200 से ज़्यादा प्रश्न हैं एमसीक्यू, उन सबको लेकर चलेंगे। ये आपके तमाम एग्जामिनेशंस में काम आएगा, तो मंथली है तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आपको बताऊं कि हम लोग जो कंटेंट देते हैं वो अलग अलग टॉपिक वाइज देते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, उसके बाद वायरस, बीमारी, अपॉइंटमेंट जो इम्पॉर्टेंट हुए हैं, आर्थिक, इसमें बात करेंगे, राज्य का भी बजट देखेंगे, ओके, डिफेंस रिलेटेड, इवेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड, ठीक है, इवेंट, इंडेक्स, ये हो गया, साइंस एंड रिसर्च हो गया, योजना जो केंद्र और राज्यों की है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विदेश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट हो गया, ऐतिहासिक स्थल हो गए, पुस्तक लेखक हो गया, निधन हो गया, ओके, और दिवस भी, जीआई टैग इस बार नहीं है मार्च में, हाँ दिवस भी हम लोग लेंगे, एक एक करके चलेंगे, ओके। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना। और हाँ, क्वार्टरली वीडियो आ रहा है जनवरी से लेकर मार्च तक का, और वो आप देखिएगा ज़रूर वीडियो 4 अप्रैल की सुबह 10 बजे से, ठीक है। अगर ये वीडियो आप उसके बाद देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है वीडियो, ये मार्च मंथली है। तो शुरू करते हैं और राजनीति और केंद्र राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया है? आंसर क्या होगा? 1.24 लाख, यानी 1,24,000 रुपए पर मंथ अब सैलरी दी जाएगी और 24% की बढ़ोतरी की गई है। और ये जो बढ़ोतरी है ना, वो आज से नहीं लागू होगी, बल्कि ये 2 साल पहले से लागू होगी। 1 अप्रैल 2023 से ये प्रभाव से लागू हो रही है। और पहले कितनी सैलरी थी? 1 लाख रुपए प्रति महीना, और अब 1,24,000 रुपये प्रति महीना। और डेली अलाउंस जो मिलते हैं वो भी बढ़ गए हैं, 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। पेंशन भी बढ़ाकर ये 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपये पर मंथ पेंशन कर दिया गया है, ओके। और जो एडिशनल पेंशन मिलता है, मतलब जैसे 2 बार अगर कोई सांसद बन चुके हैं तो 2,000 और मिलता है, तो वो बढ़ाकर अब 2,500 पर मंथ कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, डिटेल में मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बन गया है? आंसर होगा केरल। केरल पहला ऐसा राज्य है और उसने वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित किया है। और इसी के साथ, ठीक है, उद्देश्य ये है कि जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट ये फैसला किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री पी विजयन, उन्हीं की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के किस जज के घर में लगी एक छोटी सी आग से करोड़ों रुपए के कैश का पता चला, और वो कैश भी बड़ी मात्रा में जल गया, जिसने उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक और आम लोगों तक मतलब सनसनी फैल गई है। आंसर का जस्टिस यशवंत वर्मा, ठीक है। ये मामला कब का है? 14 मार्च, यानी होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी दिल्ली में, बंगले में। 2 फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँची थी और उसके बाद जो उसने देखा कि वो आग इस तरीके से रुपए में लग गई, और ये रुपए में लगी आग आप देख रहे हैं। ढेर सारा कैश मिला था और उसके करीब 1-1.5 हफ्ते के बाद ये मामला सामने आया, खुला, ठीक है। तो इन पर जांच चल रही है और हो सकता है कि ये यशवंत जो वर्मा हैं उन पर कार्रवाई हो, तो आगे देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चुनाव सुधार पर काम करने वाले एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में देश के कितने प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? आंसर होगा 45% ऐसे हैं, ठीक है। तो 28 राज्यों और विधानसभाओं, मतलब वहाँ के विधानसभाओं में 28 राज्यों के और 3 केंद्र शासित प्रदेश के जो विधायक हैं, इसके अलावा जहाँ पर विधानसभा भी है, तो वहाँ के टोटल 4,123 विधायकों में से जो है ना, वो काफ़ी कुछ जो है वो आधे, लगभग आधे वो जो है वो दागी हैं, यानी उन पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। तो ये देख रहे हैं सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद केरल का देखेंगे, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब डेटा जो है ना वो है। अगला क्वेश्चन लेंगे, एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? आंसर होगा चंद्रबाबू नायडू, ठीक है।
तो ये जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक सबसे अमीर हैं, सेकंड स्थान पर पेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, नेफ्यू रियो है उसके बाद नागालैंड के जो मुख्यमंत्री, फिर मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन लेंगे, लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया, तो इसमें जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर क्या सजा का प्रावधान है? आंसर को 7 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना ये लगाया जा सकता है, ये तय कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर जानबूझकर जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त पासपोर्ट से यात्रा करता है भारत में या उस तरह की कार्रवाई करता है तो ये सब लागू होगा। ये 7 वर्ष तक की जेल है, मतलब कि 2 साल से 7 कह सकते हैं, और ये 10 लाख मतलब 1 साल भी हो सकता है और 1 लाख भी हो सकता है और 10 लाख भी जुर्माना हो सकता है, तो ये तय करेगी अदालत। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं सरकार को, जैसे होटलों, यूनिवर्सिटीज़ और अन्य जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, तो उनको विदेशियों के बारे में सूचना देनी होगी थाने को, ताकि पता चले कि विदेशी जो हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, और कुछ कानूनों को निरस्त कर दिया गया है इस विधेयक के जरिए। कौन कौन से कानून है ये? तो पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आव्रजन वाहक दायित्व अधिनियम 2000, तो ये सब निरस्त करने का इसमें प्रावधान है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि लोकसभा ने मार्च 2025 में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया, तो इसमें बैंक खाता धारकों को कितने नॉमिनी बनाने का अधिकार है? आंसर होगा 4। देखिए, अभी तक 1 नॉमिनी बनाया जा सकता था और अब 4 बनाए जा सकते हैं, और ये जो चारों हैं वो क्रमिक भी हो सकते हैं, मतलब इनको ये उसका ये फिर ये, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि इन सबको बराबर में हिस्सेदारी मिल जाएगी। ओके, तो विधेयक के जरिए ये काम किया गया है, संशोधन विधेयक है, और उसके तहत इन कानूनों में संशोधन का भी प्रस्ताव है, जिसे आरबीआई अधिनियम 1934, इसमें संशोधन किया जा रहा है, निरस्त नहीं किया जा रहा, संशोधन है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इसमें संशोधन है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, इसमें संशोधन का प्रस्ताव है, और बैंकिंग कंपनी उपक्रम का अधिग्रहण एवं अंतहरण अधिनियम 1970 और 1980, तो इन सब में अमेंडमेंट का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। नॉमिनी पहले एक ही रखते थे, तो अब 4 नॉमिनी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने क्यों लिया ये फैसला? तो वहाँ पर लिंगानुपात में गिरावट देखी जा रही है। देखिए 2024 में जन्म के समय जो लिंगानुपात है, यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, जन्म के समय उसमें पूरे साल में जो लिंगानुपात है वो गिरकर 910 पर आ गए हैं, जो 8 वर्षों में ये सबसे निचला स्तर है। तो अच्छा काम किया था, लेकिन अब पिछले 8 वर्षों से सब खराब स्थिति हो रही है, इसलिए ये तय किया गया है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फिर ये सरकार नज़र रखेगी, देखेगी कहीं इलीगल गर्भपात तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डॉक्टर्स ने विरोध किया है और कुछ मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, उनका कहना है कि इससे जो निजता का हनन है वो हो रहा है। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? नायब सिंह सैनी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल ये वाला से बदल कर और ये वाला कर दिया? आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। देखिए उन्होंने यानी तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में ऐसा नहीं किया है, बल्कि जो बजट डॉक्यूमेंट है ना उसमें ऐसा किया है। तो देखिए क्या है कि ये जो सिंबल है इसको अब बदल कर ये कर दिया है। ठीक है, और ये तमिल भाषा में इसको रू कहेंगे। जैसे पहले आप रू लिखते थे ना रुपए से पहले, ठीक है, तो ये जो डिज़ाइन है ये तो जो उदय कुमार हैं उन्होंने डिज़ाइन किया था, फिर आरबीआई ने इसको स्वीकार कर लिया था, थिरु उदय कुमार, लेकिन उससे पहले रू लिखा जाता था। ठीक है, तो वो जो रू था वही इस तमिल में ये रू है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस राज्य ने सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश दिया? आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कन्नड़ वहीं चलती है। देखिए हाल में भाषा विवाद बहुत बढ़ा है, और ये जो विवाद है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर
धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्य नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे तो शिक्षा योजनाओं के लिए जो मिलने वाली केंद्र सरकार से जो रकम है उसको रोक दी जाएगी। तो तमिलनाडु ने, फिर कर्नाटक ने इसे संविधान का अपमान और हिंदी थोपने का प्रयास बताया था। जैसे विवाद जो है ना वो ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर है, ठीक है, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर ये विवाद टोटल है। तो अब कर्नाटक ये रहा मैप में और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य और अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया? आंसर क्या होगा? पंजाबी, ठीक है। अगर किसी छात्र के प्रमाण पत्र में पंजाबी मुख्य विषय के रूप में शामिल नहीं होगा तो उस डिग्री को ही राज्य में अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या फिर वो पंजाब बोर्ड का ही एजुकेशन सिस्टम क्यों ना हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात रही है। अगला टॉपिक है अब अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हुई हैं बातें वो सब देखते हैं हम। भारत के नए वित्त सचिव का नाम बताएं। आंसर होगा अजय सेठ। ये 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं और इससे पहले वो आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने किसकी जगह ली थी? तो तुहिन कांत पांडे की जगह ली है जो कि अब सेबी के चेयरमैन बन गए हैं। देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताएं। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। आंसर होगा अंजू राठी राणा। तो 6 मार्च को उन्होंने इस पद पर ज्वाइन कर लिया है। ओके, और ये भारतीय विधि सेवा की अधिकारी हैं, भारतीय विधि सेवा की अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा तुहिन कांत पांडे, ठीक है। तो उनका 1 मार्च 2025 से शुरू हो गया कार्यकाल, 3 सालों का होगा। और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो माधवी पुरी बुच की जगह ली है जिनका रिटायरमेंट हो गया। सेबी क्या है? सेबी जो है भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग आर्थिक यानी राज्यों के भी बजट, आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई हैं जो भी इस देश में, मार्च में, दुनिया में, वो सब देखते हैं। और पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी रकम के खर्च का बजट विधानसभा में पेश किया? आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। रेखा गुप्ता जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 25 मार्च को ये बजट पेश किया है 1 लाख करोड़ रुपए का। और पिछले बजट से 31.5% ये ज़्यादा है। और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बजट में पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। यमुना की सफाई को लेकर काफ़ी कुछ खर्चा कर रही है। STP को सही से संचालित की जाए इसके लिए सरकार काम करेगी। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता को लेकर 9,000 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। NCR को जोड़ने वाले जो परिवहन के साधन हैं उस पर खर्चा किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये 50,000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो तय किया गया है। ओके, अच्छा, इस दौरान बढ़ते हुए आपको बताऊं ट्रेड वॉर अपडेट में कि भारत ने क्या किया है कि 5 वस्तुओं जैसे सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो इसोसाइन्यूरिक एसिड और PVC पेस्ट्रोल, तो उन सब के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का जो है फैसला किया गया है सरकार के द्वारा मार्च 2025 में, ठीक है। इससे पहले भी पिछले साल और इस साल के शुरुआत में भी कुछ चीज़ों पर ऐसा ही शुल्क लगाया गया था। ये एंटी डंपिंग है, मतलब कि यहाँ पर सस्ते में यहाँ माल लेके बेचा जा रहा है जिसकी वजह से जो लोकल उद्योग हैं भारत के उनको नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए सरकार ने ये ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी मतलब आयात शुल्क एक्स्ट्रा जो है ना एंटी डंपिंग का ये लगाया गया। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर यानी खुदरा मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहेंगे तो वो कितनी रही है? आंसर होगा 3.61%, ठीक है। तो ये 12 मार्च को ये आंकड़े जारी हुए। देखिए, खाद्य मुद्रास्फीति में तेज जो गिरावट हुई है उसकी वजह से ये स्थिति देखी जा रही है। किसने ये आंकड़ा जारी किया है? तो ये है NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जारी किया, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये जो है ना वो NSO वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन, भारत में थोक महंगाई दर फरवरी 2025 में कितनी थी? आंसर का 2.38%, और ये 17 मार्च को ये जारी हुआ आंकड़ा। और बताया गया है कि वनस्पति तेल और पेय पदार्थ में जो वस्तुओं में जो लागत है उससे प्रेरित है ये। ओके, इससे पहले जो है ना वो 2.31% थी जनवरी में थोक मुद्रास्फीति, और अब थोड़ी सी हल्की सी बढ़ी हुई दिख रही है। तो ये थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको शॉर्ट में DPIIT भी कहते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो DPIIT जारी करता है थोक महंगाई दर, जबकि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है NSO जारी करता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही, थोक महंगाई दर जो है वो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार होता है, और खुदरा महंगाई दर वो क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तैयार होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के जरिए कितना कर्ज लेने का फैसला किया? आंसर का 8 लाख करोड़ रुपए ये कर्जा लेगी अगले 6 महीने के दौरान। दरअसल क्या है ना, पूरे वित्त वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में 14.82 लाख करोड़ रुपए का नया कर्जा लेने का सरकार ने प्लान बनाया हुआ है। जो बजट भाषण दिया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो उसमें उन्होंने ऐलान किया था। ठीक है, तो अब इसके लिए आगे बढ़ चुकी है सरकार। ये देखिए जो इनकम के स्रोत है ना बजट में जो बताया गया था, बजट वाला आपने देखा होगा कंटेंट, तो देखिए 24% मतलब टोटल जो इनकम हो रहा है उसका 24% वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़ है, मतलब कि सरकार जो है ना उधार ले रही है या कर्जा ले रही है। ठीक है, इस तरह से खर्च में भी अगर देखेंगे तो काफ़ी कुछ 20% टोटल का खर्चा का इंटरेस्ट पेमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, मार्च 2025 में रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी, तो वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है? आंसर का HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इनके पिता का नाम है शिव नाडर, HCL के जो संस्थापक माने जाते हैं, और इससे पहले अध्यक्ष थे। तो उन्होंने काफ़ी शेयर जो है ना अपनी बेटी को दे दिया है, और फिर वो सबसे रिचेस्ट वुमेन बन गई हैं भारत की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही मतलब कि अक्टूबर से दिसंबर 2024, तो उसमें भारत की GDP विकास दर कितनी रही? आंसर का 6.2%। ठीक है, किसने जारी किया ये आंकड़ा? तो ये आंकड़ा जारी किया है NSO ने, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, और इसके मुताबिक ये आंकड़ा रहा है 6.2% का। देखेंगे अगर वित्त वर्ष 24-25 में जो GDP के आंकड़े रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़े 6.7% ग्रोथ रेट रहा है, सेकेंड क्वार्टर का 5.4% और थर्ड क्वार्टर का 6.2% ग्रोथ रेट GDP का देखने को मिला है। ठीक है, GDP का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? देश में जितना भी सेवा और वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उसकी जो कुल कीमत होती है उसी को एक तरह से कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर लंबे समय बाद फरवरी 2025 में कौन सी वार्ता हुई? आंसर है 14वीं वार्ता हुई। ठीक, कोशिश ये हो रही है कई वर्षों से, लेकिन अब प्रगति पर मामला जा सकता है। भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स, तो दोनों ने ये मुलाकात की और फिर ये टॉक जो है ना वो शुरू हुआ है। एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है और यूनाइटेड किंगडम की ओर चलते हैं। ये यूरोप है और यूरोप में ये वाला जो हिस्सा है वो यूनाइटेड किंगडम है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन में मध्यस्थता की वजह से फरवरी 2025 में कितनी भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया? आंसर होगा 4। टोटल 4 कंपनियां हैं ये। कौन कौन? फ्लक्स मैरीटाइम LLP, BSM मैरिन LLP, ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कॉस्मोस लाइंस इंक। तो ये है कि इन लोगों ने मदद की है और ईरान पर काफ़ी कुछ प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका ने, और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का जो पेट्रोलियम है या पेट्रोकेमिकल है उसमें कोई दुनिया के दूसरे देश जो है ना उसमें हिस्सेदारी करें, तो इसलिए ये प्रतिबंध उसने लगाया है। क्योंकि दुनिया के जो कारोबार है उस पर अमेरिकी पैठ है, इस वजह से ये प्रतिबंध जो है ना वो लागू हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ख़ास बात है क्या है? बिहार बजट 2025-26, ये टोटल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट MCQ बिहार बजट 2025-26 का।
तो यह क्वेश्चन होगा, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 3.16 लाख करोड़ रुपए, 3,16,000 करोड़ रुपए का ये खर्च का प्लान बनाया गया है। और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और वो वित्त मंत्री भी हैं बिहार के, तो उन्होंने ही ये बजट जो है ना वो पेश किया विधानसभा में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो है नीतीश कुमार। ठीक है, इसका कुछ डेटा मैं आपको दे दूं। वित्त वर्ष 2025-26 का जो बजट है यानी खर्चे का जो अनुमान है वो 3,16,895 करोड़ रुपए है। इससे पहले के वित्तीय वर्ष यानी 24-25 में जो बजट था वो कितना था? 2.78 लाख करोड़ रुपए का था। तो पिछले बजट से अभी के बजट में जो अंतर है वो कितना है? 38,169 करोड़ रुपए ये अंतर है। अब आप देखिए बजट में जो इनकम का लक्ष्य कितना रखा गया, ये तो खर्च का लक्ष्य है। और इनकम का क्या लक्ष्य है? इनकम का थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 3.17 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये इनकम का लक्ष्य है। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ना वो 2.16 लाख करोड़ देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कैपिटल रिसिप्ट जो है ना वो 56,263 करोड़ रुपीज़ है। और लोन से जो लिया जा रहा है ना कैपिटल रिसिप्ट में वो 55,700 करोड़ रुपए, और लोन की वसूली भी कुछ हो रही है जो, तो वो 525 करोड़ रुपए ये जो है ना वो होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही ये दोनों चीज़ें। अब आप कहेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हुआ टैक्स वगैरह से जो वसूली हुई है वो हो गया, और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसी जगह से रकम आई है जिससे या तो कहीं से सरकार को मुनाफा हुआ है या फिर सरकार ने जो है ना लोन लिया है। तो ज़्यादातर हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो लोन का ही है। ये इसमें कैपिटल रिसिप्ट में सरकार इतनी रकम लोन ले रही है। ओके, तो ये जो पूरी रकम है वो आएगा कहाँ से, कहाँ से ये है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना 43.68% जो है ना वो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है वो है, मतलब केंद्र सरकार देगी। मतलब क्या है कि जो जैसे जीएसटी जो आप देते हैं ना उसमें आधा वो राज्य का होता है और आधा केंद्र का होता है, लेकिन वसूली कौन करता है? वसूली केंद्र सरकार करती है। इससे पहले जब वैट हुआ करता था तो राज्य सरकार वसूली करती थी, फिर राज्य सरकार उसमें से हिस्सा केंद्र सरकार को देती थी। लेकिन अब जब से जीएसटी आ गया तब से केंद्र सरकार वसूली करती है और फिर राज्यों को हिस्सा देती है। तो काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो करों का है, यानी टैक्स का है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो जो है ना वो 18.77% वो राज्य सरकार का अपना कर राजस्व है। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, पेट्रोल पर जो लग रहा है एक्साइज ड्यूटी, और इसके अलावा जो आपका वैट है, पेट्रोल पे भी वैट है, तो वो सब चीज़ें हैं। कुछ उत्पादन हो रहा है वहाँ पर तो उस पर जो टैक्स लग रहा है, उत्पादन कर है वो। लोक ऋण सरकार ले रही है 17.58%। फिर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान भी मिल रहा है और ऋणों की वसूली भी हो रही है। तो ये सब जो है ना वो आ रहा है इनकम, सबसे काफ़ी कुछ रकम जो है ना हम लोन से ले रहे हैं बिहार सरकार। अब देख लेते हैं जो खर्च का लक्ष्य है। खर्च का मैंने पहले बताया आपको 3.16 लाख करोड़ रुपए है। उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना वो कितना है वो है 2,52,000 करोड़ रुपये, यानी 2,052,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ? ये सैलरी वगैरह में ज़्यादातर खर्चा हो रहा है, पेंशन में खर्च हो रहा है, ठीक है, अलग अलग योजनाओं में खर्च हो रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 64,894 करोड़ रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सड़कें बनाई जाएंगी, स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाएगी, कुछ ऐसे डेवलपमेंट के काम जो कि कैपिटल के रूप में मतलब वो हमेशा रह सके, लंबे समय तक टिके रह सके। तो ऐसा काम ये किया जा रहा है। अब खर्च कहाँ कहाँ पर होगा इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो खर्च है ना वो कितना है? 39.8%। ये सामाजिक सेवाओं में खर्चा कर रही है सरकार, यानी समाज के लिए ज़्यादा काम कर रही है ये बिहार सरकार। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर ये देखिए सामान्य सेवाओं में हो रहा है। ओके, फिर आर्थिक सेवाओं में हो रहा है, सरकार आर्थिक तौर पर जो मदद कर रही है उस पर भी सहायता अनुदान। फिर लोक ऋण की वापसी, सरकार ने जो बहुत सारा लोन लिया हुआ है ना उसकी वापसी भी हो रही है और प्लस ब्याज चुकाया जाए तो वो भी ये सारा खर्चा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? आंसर होगा शिक्षा, एजुकेशन पर टोटल बजट का
0.25% खर्चा किया जाएगा, यानी 60,964 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें 22,700 करोड़ रुपए जो है वो योजना व्यय भी है, यानी कैपिटल जो योजना से रिलेटेड चीज़ें हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह से कह सकते हैं, वो भी ये खर्चा करने का प्रावधान इसमें रखा गया है, ताकि अलग अलग चीज़ें, बिल्डिंग वगैरह काफ़ी कुछ बनाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार के प्रमुख मद या विभागों को बजट आवंटन कितना मिला है, उसका प्रतिशत क्या है। तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जिसको जूम करते हैं और ये देखिए आप, सबसे ज़्यादा किसको, शिक्षा विभाग को। देखिए पिछले बार क्वेश्चन आया था बिहार के एग्जामिनेशन में कि सबसे ज़्यादा बजट किसको दिया गया है, तो वो है शिक्षा विभाग, 19.24% टोटल बजट का, और ये 60,964 करोड़ रुपए ये होते हैं। उसके बाद फिर पेंशन, सूद भुगतान, ऋण अदायगी, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो 3 हैं वो ओके। लेकिन अगर बाद में देखें, पूरे डिपार्टमेंट को देखें, तो शिक्षा के बाद फिर स्वास्थ्य विभाग को देखिएगा, और उस पर जो खर्चा है वो टोटल बजट का 6.32% है, और ये है 20,035 करोड़ रुपए के आसपास। फिर है गृह विभाग का खर्चा, फिर ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, और बाकी ये सब डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं। इन सब का PDF मैंने ना दे दिया है, PDF में ये सब सारे जिक्र कर दिए हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। PDF आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो ले सकते हैं, या फिर कोई जो जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं लिया है तो शार्प लर्निंग पर ऐप पर जाइए और देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा, बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल मतलब घरेलू उत्पाद यानी GSDP कितना रहने का अनुमान है, तो वो है 10,97,264 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो है वो डेटा इंपॉर्टेंट ये रहा। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो GSDP क्या है, जैसे GDP जो होता है ना पूरे देश के स्तर पर होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, उस तरह से राज्य का जो कैलकुलेशन होता है वो GSDP के जरिए होता है, GDP नहीं GSDP, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो है ना वो अनुमान ये है कि इतना रहने का अनुमान है। इससे पहले के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 8,54,429 करोड़ रुपए ये था। ओके, तो ये है GSDP जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी GSDP होता क्या है, तो उस राज्य में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन है, एक तरह से उसको कहते हैं ये GSDP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है, तो आंसर होगा 2.98%। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कहेंगे यहाँ पर, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सवाल। अगर इसको रुपए में कहेंगे तो वो है 32,718 करोड़ रुपए होता है। ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग इतना ही ये था। ठीक है, अब राजकोषीय घाटे का मतलब क्या हुआ, यानी फिस्कल डेफिसिट अंग्रेजी में कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आपका जो इनकम है ना, शुद्ध इनकम बिना कर्जे वाला, और शुद्ध खर्चा कर्ज जो चुका रहे हैं उसको हटाकर, तो वो जो अंतर है, वो नुकसान है, वही है ये। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। और इसके लिए क्या किया था, सरकार कर्ज लेती है ताकि इस रकम को पूरा कर सके। ठीक है, महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, वर्तमान मूल्य के आधार पर है, यानी अभी की स्थिति को देखते हुए उस मूल्य के आधार पर यह बताया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है, लोक ऋण। आंसर होगा 3,32,740 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये GSDP का टोटल ये वास्तविक मूल्य पर जो है वो 38.94% ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा यहाँ पर, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने 7 निश्चय की योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया। आंसर होगा 5,972 करोड़ रुपए। ठीक है, और 7 निश्चय क्या है, ये सब हैं, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ शहर, विकसित शहर,
और है हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो ये 7 निश्चय हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में भी इसमें शामिल हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो इन सब योजनाओं के लिए, इस चीज़ों के लिए जो खर्चा किया जा रहा है उसको जोड़ लिया गया, तो वो इतनी रकम ये बनती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया। आंसर का उपरोक्त सभी कौन कौन सी नई नीतियां हैं, तो वह है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, इसके अलावा बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी और बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति। तो ये सारे जो हैं, ये सब जो है ना वो सरकार ने ये तय किया है कि नीति बनाई जाएगी इस पर। और अब बात करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं उस पर। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितने रहे। आंसर होगा 66,828 करोड़ रुपए, ये वर्तमान मूल्य पर है। और अगर हम स्थिर मूल्यों पर कहेंगे तो वह है 36,333 करोड़ रुपए। स्थिर मूल्य मतलब 2011-12 में जो जितनी कीमत थी किसी प्रोडक्ट की, जैसे कि आप एक पेन की कीमत थी और आज कितनी कीमत हो गई है, ठीक है, तो उस आधार पर ये जो इनकम है वो कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। मतलब आज जो रकम मिल रही है वो रकम जो है वो उस रकम से जितने सामान खरीद रहे हैं और 2011-12 में जितने खरीद रहे थे उसी के आधार पर ये तय किया जाता है। ठीक है, स्थिर मूल्य। तो अगर हम वर्तमान मूल्य पर देखेंगे, वर्तमान मूल्य मतलब कि अभी पिछले साल की तुलना में, अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अभी तो वो ये हुआ, प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो बढ़कर इतना हो गया। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर 36,333 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, स्थिर मूल्य पर इतना कम क्यों हो गया, क्योंकि इनकम भले ही बढ़ गई लेकिन सामान का रेट बढ़ गया और उसकी वजह से जो उसका वैल्यू है ना, जो इनकम का, वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, खर्चा ज़्यादा बढ़ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितनी रही। आंसर होगा 14.5%, ये वर्तमान मूल्य पर है। और अगर हम स्थिर मूल्य पर देखेंगे तो 9.2% ये ग्रोथ रेट जो है ना वो देखने को मिलेगा हमें। बिहार जो है ना वो लगातार उच्च यानी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने वाले में से एक राज्य है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ही रही। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ जो है ना महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये विधानसभा में ये पेश किया था। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसमें से वो भी देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि एक तो सबसे तेज़ी से उभरने वाला राज्य है यानी विकास करने वाला। सकल जो घरेलू उत्पाद है 2023-24 में वो 8,54,000 करोड़ रुपये था और 24-25 में जैसे मैंने बताया आपको कि करीब वो 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो इम्पॉर्टेंट है, जो इस पर थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सब मैंने पीडीएफ में दे दिया है, अगर आप विस्तार से इसको देखना चाहते हैं तो उसको देखिएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई हैं जो ये सब डेटा है और डेटा जो है ना वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। और ये देखिए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं कि क्या क्या किया गया है। राज्य में 12 वर्षों में वन क्षेत्र को बढ़ाकर इतना वृद्धि की गई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई है। और अगर हम देखेंगे कृषि और क्षेत्रों में चावल उत्पादन काफ़ी बढ़ा है 21%, गेहूं उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, कृषि प्रोत्साहन नीति वगैरह की बात की जा रही है। तो ये सब डेवलपमेंट जो है ना वो सब डेटा इसमें दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। सड़कें, बुनियादी ढांचा, इन सब के बारे में बताया गया है कि ये अब जो है ना वो सड़कों की, ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई 1.17 लाख किलोमीटर ये हो गई है। ठीक है, डिजिटल शासन और ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ोतरी है कि ऊर्जा खपत जो है ना वो लगातार बढ़ी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। और खपत में 5 जो शीर्ष जिले हैं
वो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा, ये सारी चीज़ें हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी कुछ काम किया गया है यहाँ पर, कि यहाँ स्वयं सहायता समूह को और बूस्ट किया गया है लगातार। ठीक है, ये सब आंकड़े कुछ आप देख रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ खर्चा किया गया है। 18 वर्षों में शिक्षा पर व्यय 10 गुना बढ़ाया गया। अगला टॉपिक है डिफेंस, यानी जो रक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें लेते हैं, और साथ में जो सैन्य अभ्यास है वो भी देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने T-72 टैंकों के 1000 HP इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन का समझौता पर सिग्नेचर किया है? आंसर होगा रशिया। रूस के साथ ही समझौता किया गया है। T-72 जो टैंक है वो उसके इंजन को और मजबूती प्रदान की जाएगी, ताकि ये युद्धों में हमारे लिए बहुत काम आ सके, बेहतर ढंग से काम कर सके। ठीक है, तो T-72 टैंक है, बहुत ही शानदार टैंक है ये। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो आंसर होगा तनुष्का सिंह। ठीक है, तनुष्का सिंह ये बन गई हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात रही, मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, हालांकि वो कर्नाटक में काफ़ी वर्षों से रह रहे थे। कुछ फौज में पहली महिला की अगर चर्चा होगी, क्वेश्चन होगा, तो ये आप देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, राफेल की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह हो गई, इंडियन आर्मी की पहली फाइटर पायलट तो अभिलाषा बराक। ये देखिएगा अंतर है इसमें और इसमें, एयरफोर्स की बात हो रही है ऊपर, ये आर्मी की बात हो रही है। इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट तो अनामिका बी राजीव। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तो है तनुष्का सिंह। अगला क्वेश्चन, CISF के रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर अराकोणम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा राजादित्य चोलन। ठीक है, तो ये नाम जो है वो रखा गया है। ये नाम जो है वो एक चोल राजकुमार के नाम पर रखा गया है, उन्हीं की याद में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। और जो रिक्रूटमेंट सेंटर हैं वो ये सब हैं CISF के टोटल। क्वेश्चन होगा यहाँ, भारत और किस देश के बीच में मार्च 2025 में सैन्य अभ्यास वरुण आयोजित किया गया? आंसर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में ये कहाँ पर हुआ? गोवा में आयोजित किया गया था, गोवा के तट पर 19 से 22 मार्च के बीच में। 23वां संस्करण था और इंडियन नेवी की ओर से INS विक्रांत ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में मार्च 2025 में आयोजित हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये प्रचंड प्रहार आयोजित किया गया, थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी के जो पूर्वी कमान है उसके अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आयोजन, ताकि चीन के पास हम कर रहे थे, ताकि चीन से अगर भविष्य में कुछ ऐसा युद्ध वगैरह होता है तो हमारी पूरी तैयारी वो बरकरार रहे। और अब बात करते हैं इवेंट, यानी घटना, दुर्घटना, आयोजन जो महत्वपूर्ण हुए हैं देश और दुनिया में, वो सब देखते हैं हम। प्रश्न होगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के हैं, तो उन्होंने महाराष्ट्र में किस महान योद्धा के पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन किया मार्च 2025 में? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी प्रतिमा जो है उनका मंदिर बनाया गया है। कहाँ पर? ठाणे जिले के भिवंडी शहर में। ठाणे जिले के भिवंडी शहर में ये 19 फरवरी को जो है ना वो 395वीं जयंती मनाई गई थी। तो उसी के दौरान ये राष्ट्रीय मंदिर का नाम दिया गया है इसका। आगे बढ़ते हैं और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया भर के कई जासूसी संगठनों के प्रमुखों का सम्मेलन भारत के किस जगह पर मार्च 2025 में आयोजित हुआ? आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, ये पहली बार इसको अप्रैल 2022 में आयोजित किया गया था, और फिर अभी हाल ही में ये जो है वो आयोजित किया गया। ओके, मार्च में। ओके, मार्च में ये आयोजन किया गया। दुनिया के जो तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो सब के जो चीफ हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चौथा संस्करण था ये, 16 मार्च को आयोजित किया गया था, और कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स।
अगला क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मार्च 2025 में? आंसर होगा भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन ये आयोजित किया गया था, यानी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक पर ये था। और इस बार के जो चीफ गेस्ट कौन थे, वो थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। और इस बार की थीम थी कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट, तो ये इस बार की थीम है। रायसीना डायलॉग जो है ना वो 2016 से आयोजित किया जा रहा है। और कुछ विषयगत जो है ना स्तंभ थे, ये सब जो है ना वो 6 टोटल वो विषयगत स्तंभ थे, इसी पर वहाँ चर्चाएं की गई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, रायसीना डायलॉग उसके मुख्य अतिथि के रूप में किसने पार्टिसिपेट किया, तो वो है क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और अब बारी है स्पोर्ट्स की। देश और दुनिया में मार्च 2025 में जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट हुए हैं उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो सब चर्चा करेंगे हम। और आप देख रहे हैं मार्च 2025 का करंट अफेयर्स, और इसका PDF अवेलेबल है, वो शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, या फिर जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, चाहे BPSC का GS फाउंडेशन बैच है, चाहे UPPCS का है जो दूसरा बैच, तो डाउनलोड कर सकते हैं, देख लीजिएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, वहाँ माई कोर्सेज में जाकर। और जिन लोगों ने नहीं लिया है वो खरीद सकते हैं, बहुत ही मामूली सा प्राइसेस हैं इसके। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने कुल 104 मेडल के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त कर लिया? आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने शानदार काम किया है और ये आयोजन हुआ है दिल्ली में आयोजित किया गया था, दिल्ली के स्टेडियम्स में। और अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 है हरियाणा, फिर सेकंड स्थान पर तमिलनाडु है, थर्ड स्थान आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश है, फोर्थ है राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये सब है। तो हरियाणा ने 104 मेडल प्राप्त किए और उसमें गोल्ड जो है ना वो 34 है, और बाकी का ये सब देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है या किसे बनाया गया है? आंसर क्या होगा इसका? तो किर्स्टी कोवेंट्री, ठीक है, जिम्बाब्वे के हरारे के मूल निवासी हैं ये, जिम्बाब्वे की। तो 21 मार्च को इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक है। तो वो जून 2025 से लेकर 2033 तक, काफ़ी लंबे समय तक वो इस पद पर वो रहेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात रही, IOC का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कार 2024 जो था उसमें ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह, उनको दिया गया है ये अवार्ड। ये शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, जैसे पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जो भारतीय हॉकी टीम ने जीता तो उसके कप्तान थे वो, और उन्हीं के लीडरशिप में ये हुआ था, तो ये आयोजन महत्वपूर्ण किया गया। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कार 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर होगा सविता पुनिया, और वो दिग्गज गोल कीपर और महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है, तो ये पुरस्कार उनको इस बार मिला है। अगला क्वेश्चन, भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कुल कितने मेडल जीते? आंसर होगा 134, ठीक है, और उनमें 45 गोल्ड थे, सिल्वर 40 और ब्रॉन्ज मेडल 49 थे। ओके, तो महत्वपूर्ण बात रही, और भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 134 पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप स्थान यानी पहला स्थान प्राप्त किया। ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मार्च में हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन होगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर ये खिताब जीत लिया। इसमें हम देखेंगे प्लेयर ऑफ द मैच मिला है हरमनप्रीत कौर को, मुंबई इंडियंस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये नैटली साइवर ब्रंट को मिला है। ऑरेंज कैप साइवर ब्रंट को मिला है। पर्पल कैप अमेलिया केर मुंबई इंडियंस की, उनको मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी शरद कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? आंसर का टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। आखिरी जो उनका इवेंट रहा है ना वो 25 से 30 मार्च तक का नेहरू इंडोर स्टेडियम में रहा है, और शानदार उन्होंने जो है वो किया है, और टेबल टेनिस में खेल रत्न प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो आंसर होगा राष्ट्रमंडल खेल।
उसमें से महासंघ हटा दिया है और इसी नाम से अब जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाना है? तो आंसर होगा न्यू दिल्ली में। प्रतियोगिता में करीब 206 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और अक्टूबर नवंबर में ये आयोजन जो है ना वो होना है। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल इवेंट है महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया? आंसर होगा न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने ये खिताब जीत लिया है। ओके, भारत ने ये तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला? आंसर होगा रोहित शर्मा को मिला है। ठीक है, शानदार उन्होंने जो चीज़ें की उसकी वजह से। तो ये आयोजन हुआ था जो फाइनल का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और टोटल जो इवेंट था वो 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 उसका खिताब जीत लिया है? आंसर होगा केरल को हराकर ये खिताब जीत लिया है। अब बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देश और दुनिया के जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं वो सब एक एक करके देखते हैं, और आप देख रहे हैं मार्च 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगला क्वेश्चन होगा, गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबल पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा मासाकी काशिवारा। ठीक है, जापानी वो गणितज्ञ हैं तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। एबल पुरस्कार को अक्सर नोबेल प्राइज़ के बराबर दिया जाता है और ये नॉर्वे के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, काफ़ी बड़ी रकम ये मिलती है। एबल पुरस्कार गणित में जो शानदार उपलब्धियां होती है उसके लिए दिया जाता है, और ये अवार्ड जो है ना उसका नाम नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा रुद्र पटना कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार। शॉर्ट में इनको कहते हैं आरके श्री राम कुमार भी कहते हैं इनको। तो ये जो प्रतिष्ठित अवार्ड है ये मद्रास संगीत अकादमी चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। ये वायलिन वादक हैं, संगीतकार हैं श्री राम कुमार। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण के लिए किसे चुना गया? आंसर का मूर्तिकार राम सुतार को, उनको ये चुना गया है। और ये जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ के विधानसभा में दी है। राम सुतार ने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है बहुत बड़ी, तो उसका डिज़ाइन भी उन्होंने ही किया था। 82 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा गंटूर ग्लोसचल। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है ना वो महत्वपूर्ण, ये काफ़ी चर्चित ये अवार्ड है, और ये अवार्ड स्टॉकहोम जल फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सहयोग से। ठीक है, तो ये अगस्त में इनको अवार्ड जो है ना वो पूरा मिलना है। अगला क्वेश्चन, 59वें 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? आंसर का विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं ये, हिंदी के कवि कथाकार हैं, काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति हैं। तो इसके नाम की घोषणा मार्च में की गई है। छत्तीसगढ़ से किसी साहित्यकार को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है। ठीक है, तो वो हिंदी के ऐसे 12वें साहित्यकार हैं जिनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। 88 ईयर के हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये शानदार व्यक्ति हो गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के, और इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये सारे अवार्ड जो है ना ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। 2023 में इनको नोबोकॉब अवार्ड भी मिल चुका है 2023 में। ठीक है, पेन पुरस्कार भी कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्वे के होलबर्ग पुरस्कार 2025 से किस भारतीय विद्वान को सम्मानित किया गया? आंसर होगा गायत्री स्पिवक। ठीक है, तो इस अवार्ड की घोषणा मार्च 2025 में की गई है। पूरा नाम इनका गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक है, प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस द्वीपीय देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, काफ़ी लंबा अवार्ड का नाम है, तो ये अवार्ड दिया है? आंसर होगा मॉरिशस। ठीक है, क्या है? मॉरिशस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये सम्मान उनको किसने दिया? तो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं धर्म गोखलू,
तो उन्होंने दिया है। और आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड मार्च 2025 में दिया? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये दिया है। और ये हालांकि अवार्ड जो है प्राप्त किया है किसने, तो विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बिहाफ में ये अवार्ड स्वीकार किया। और किसने दिया, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, कौन है, तो बारबाडोस की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिया अमोर मोटले, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बारबाडोस कहाँ पर है। तो अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है, चलते हैं वहाँ। प्यारा भारत ये रहा। और अब चलेंगे कहाँ पर, आप देखिए कि उत्तरी और दक्षिणी जो अमेरिका महादेश है वहाँ पर चलते हैं। इधर वाला उत्तरी और इधर दक्षिणी है। और ये जो हिस्सा है इसी में यहाँ पर, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये द्वीपीय देश है। ये वेस्ट इंडीज़ के लेसर एंटिलीज क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। यहाँ की राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन है। और प्राइम मिनिस्टर है मिया अमोर मोटले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा अवार्ड्स समारोह में किस मूवी ने बेस्ट मूवी सहित सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड जीत ली हैं? आंसर होगा लापता लेडीज़। क्या है, लापता लेडीज़। ठीक है, तो ये अवार्ड जीत लिए टोटल। और ये जो लापता लेडीज़ है उस फिल्म में जो अलग अलग अवार्ड मिले हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशन बेस्ट डायरेक्शन का किरण राव को मिला, सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका में प्रदर्शन करने का नीतांशी गोयल को मिला। तो ये सारे जो अवार्ड हैं ना वो सब इसी को मिले हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राम संपत को मिला, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला में प्रतिभा रांता को मिला है। तो ये सारे अवार्ड हैं। आगे बढ़ते हैं और आईफा अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल मेल का की ट्रॉफी किसको मिली है? आंसर होगा कार्तिक आर्यन को मिली है। किस फिल्म के लिए? तो वो भूल भुलैया 3 के लिए ये अवार्ड मिला है। और बाकी जो अवार्ड है ना पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी है। तो सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका के लिए राघव जुयाल फिल्म किल के लिए, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला के लिए जानकी बोदीवाल फिल्म शैतान के लिए। और बाकी ये सारे जो है अवार्ड ये सब आप देख रहे हैं। ठीक है, और कुछ जो अवार्ड थे वो पहले ही मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC को किस रत्न का दर्जा दिया? आंसर होगा नव रत्न का दर्जा दे दिया है। 3 मार्च को ये फैसला किया सरकार ने। तो IRCTC का जो वार्षिक टर्नओवर है वो करीब 4,270 करोड़ रुपए है। लाभांश भी अच्छा है। तो उसकी जो स्थिति बेहतर थी उसके बाद नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। नवरत्न का दर्जा देने से ये होता है कि फाइनेंशियल बहुत सारी आज़ादी मिल जाती है। हर चीज़ के लिए सरकार से पूछना नहीं होता है, एक लिमिट मिल जाती है अच्छी खासी। अगला क्वेश्चन लेंगे, केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC को किस रत्न का दर्जा दिया? आंसर होगा नवरत्न का दर्जा दिया गया है इसे। ठीक है, 3 मार्च को इसका भी फैसला हुआ है। तो इस तरह से जो नवरत्न कंपनियां हैं ना उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर मैंने दे दी है। टोटल की टोटल लिस्ट है जो आप देख रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टोटल जो नवरत्न कंपनियां हैं वो आप देख लीजिए, ये रहे। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा अब तक का ये मैं दे रहा हूँ आपको। नवरत्न कंपनी हो गई तो अब महारत्न की भी देख लेते हैं। टोटल जो महारत्न है वो 14 हैं अभी तक। नवरत्न जो है ना घटते बढ़ते रहते हैं, कभी आपको 26 हो जाएगा, कभी 27 हो जाएगा, कभी 23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ जो है ना वो नवरत्न महारत्न भी बन जाते हैं। ठीक है, ये संख्या बढ़ती रहती है। तो 14 जो है ना वो है महारत्न कंपनियां भारत में। और अब ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और क्वेश्चन यहाँ पर होगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता? आंसर होगा अनोरा। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? सीन बेकर। ठीक है, तो अनोरा फिल्म ने ये खिताब जीत लिया है। ऑस्कर 2025 की मेज़बानी किसने की? एमी विनर राइटर, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन कॉनन ओब्रायन ने की है। ठीक है, ये फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है ऑस्कर। और इसका वैसे ऑफिशियल नाम जो है ना वो एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट है, लेकिन इसको ऑस्कर अवार्ड के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो ये जो फिल्म है अनोरा, ये एक सेक्स वर्कर की कहानी है जो रशियन है लेकिन वो अमेरिका में वो रहती है और फिर एक लड़के को इससे प्यार हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एक कहानी है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म को सर्वाधिक 5 अवार्ड मिले हैं? आंसर होगा अनोरा। अनोरा ने शानदार खिताब
जीतते हैं। कौन कौन से? बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी इसे मिल गया है। अगला क्वेश्चन, 97th ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? आंसर होगा एड्रियन ब्रॉडी। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ब्रूट लिस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? आंसर होगा मेकी मेडिसिन। फिल्म किसके लिए? तो फिल्म अनोरा में जो शानदार काम किया इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में फिल्म आई एम नॉट अ रोबोट उसने भारत में बनी किस फिल्म को पीछे छोड़कर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता? आंसर होगा अनुजा। ठीक है, ये अनुजा जो है ना, ये भी संघर्ष करती रही है इस अवार्ड जीतने के लिए, हालांकि ये चूक गई फिल्म। ठीक है, ये भारत में बनी थी, हालांकि इसको बनाया है वो एडम ग्रेव्स ने बनाया था इस फिल्म को, और को प्रोड्यूसर के तौर पर प्रियंका चोपड़ा, गुनीत मोंगा वो सब शामिल थी। 9 साल की एक बच्ची की कहानी है जो कि फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर थी, किस तरीके से फिर उसको छुड़ाया गया और वो उसकी जो जीवन में जो चीज़ें आई बेहतर, वो सब की बात की गई है। तो अब जो है ना, एक काम करते हैं कि तमाम जो ऑस्कर अवार्ड के लिस्ट है वो सब आपको एक एक करके पूरा लिस्ट दिखा देते हैं। बेस्ट फिल्म अनोरा, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी फिल्म ब्रूट लिस्ट के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस मैकी मेडिसिन फिल्म अनोरा के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण किल्किन द रियल पेन के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किसे? सीन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म जो है वो मिला है आई एम स्टिल हियर। ठीक है, बाकी सारे जो अवार्ड हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने दे दी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा। अच्छा, इसमें ही बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो आई एम नॉट ए रोबोट को मिला है। इस फिल्म ने भारत में बनी फिल्म अनुजा को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, तो ये पूरा महत्वपूर्ण जो ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट है ये रही। अब बात करेंगे इंडेक्स और सूचकांक की महत्वपूर्ण, और तमाम जो इसका करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है जिसके बारे में मैंने बताया, तो वो आप ले सकते हैं, उसके ज़रिए करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो सकती है। इसके अलावा कई सारे बैचेज भी चल रहे हैं, जैसे 71st BPSC का GS बैच चल रहा है, दिल्ली पुलिस का, बिहार सिपाही भर्ती, ग्रुप डी वगैरह वगैरह, बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, तो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यहाँ पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2025 में बढ़कर कितना हो गया है? तो वह है 48.8%, तो दोगुना हो गया है, जो कि आप यहाँ ग्राफिक्स में देख रहे हैं। 2021 में ये 24.4% था, अब ये 48.8% हो गया, जिनको कैश रकम भी दी जा रही है इतने प्रतिशत आबादी को, ये ऐसा कहना है अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये है। अच्छा, हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो लगभग 65% आबादी को दी जा रही है, लेकिन वो अनौपचारिक रूप से भी दी जा रही है, उसको भी जोड़ा गया है। लेकिन औपचारिक रूप से यानी कैश के तौर पर 48.8% ऐसी आबादी है। ठीक है, कवरेज का मतलब क्या हुआ? कवरेज का मतलब जैसे पेंशन योजना हो गई, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गई, विकलांगता सहायता हो गया, मातृत्व लाभ हो गया, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, ये सब इस तरह की चीज़ें हो गई। इसके अलावा जैसे सरकार जो है वो किसानों को भी रकम देती है साल में 6,000, तो वो सब इस तरह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर का 118। पिछली बार 126 स्थान था, इस बार कुछ बेहतर देखने को मिला है। हालांकि पड़ोस को देखेंगे तो बेहतर स्थिति दिख रही है, जैसे चीन 68 है, नेपाल 92 है, पाकिस्तान 109 है, बांग्लादेश 134 है, म्यांमार 126 है, अफ़गानिस्तान 147 है। ठीक है, और ये भारत जो है ना वो 118वें स्थान पर ये है। ये किसने जारी की रिपोर्ट? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वेलबींग रिसर्च सेंटर है उसके साथ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, वो सब मिलजुल कर ये रिपोर्ट दी है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो सबसे खुशहाल देश है और लगातार 8वीं बार उसने टॉप स्थान प्राप्त किया है। नंबर 1 देखेंगे फिनलैंड है, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड, फोर्थ पे स्वीडन है, फिफ्थ पे नीदरलैंड, सिक्स पे कोस्टा रिका, सेवन्थ पे नॉर्वे, एट्थ पर इसराइल है, नाइन्थ पर लग्जमबर्ग और 10th पर कौन है? 10th पर है मैक्सिको। भारत की रैंकिंग क्या है? 118 है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है। और फिनलैंड भी देख लेते हैं एक बार मैप के जरिए, इतनी बातें हो रही हैं। ये प्यारा भारत है। फिनलैंड वो नॉर्डिक कंट्री है, आता है तो यूरोप में ही, लेकिन वो उसको नॉर्डिक, कुछ देशों को ना नॉर्डिक कहा जाता है, तो उनमें ये फिनलैंड है। यहाँ पर ये देख रहे हैं। इसके पड़ोसी की बात करेंगे तो स्वीडन है, नॉर्वे है और इधर ये रशिया हो गया। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के अलेक्जेंडर स्टब, प्राइम मिनिस्टर हैं पेट्रो अरपो। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। आबादी बहुत कम है, 56 लाख के आसपास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी एशिया पैसिफिक का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया? आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI को ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टॉप 10 जो अलग अगर यूनिवर्सिटी देखेंगे दुनिया भर की, पहली है MIT, दूसरी है इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीसरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चौथी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पांचवी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ये बाकी देख रहे हैं। टॉप 10 में भारत के कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान को बेहतर रैंकिंग मिली है? आंसर होगा IIT बॉम्बे। ग्लोबल रैंकिंग जो है इसकी 118 है और भारत में रैंकिंग पहली रैंकिंग है। पिछली बार IIT बॉम्बे की रैंकिंग 149 थी, इस बार 118 है, तो इसलिए ये भारत में नंबर 1 है, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इंजीनियरिंग, खनिज और खनन कैटेगरी में किस भारतीय संस्थान ने विश्व स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया? और ये देश का सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला विषय क्षेत्र का बन गया है संस्थान। यह विषय क्षेत्र की बात हो रही है। आंसर होगा IIT धनबाद यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कौन से इंस्टीट्यूट शामिल है? आंसर होगा IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। IIT बॉम्बे की जो रैंकिंग है ना, वो अगर देखेंगे तो वो है 118 और IIT दिल्ली की रैंकिंग है 150 है। ठीक है, भारत के जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्थान है, उसकी लिस्ट यहाँ पर है। IIT बॉम्बे नंबर 1 है, लेकिन रैंकिंग दुनिया में 118 है। सेकेंड पर भारत में IIT दिल्ली है, दुनिया में 150वीं रैंक है। थर्ड स्थान है भारत में IISc बेंगलुरु, दुनिया में 121वां स्थान है। चौथा है IIT खड़गपुर, दुनिया में 222वां है स्थान। पाँचवा है IIT मद्रास और दुनिया में है 227वां। बाकी ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI 2025 की रिपोर्ट में आतंकवाद के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? आंसर होगा बुर्किना फासो। वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है आतंकवाद से। ठीक है, किसने ये रिपोर्ट बनाई है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ये रिपोर्ट बनाई है और 163 देशों का इसमें जिक्र है। आतंकवादी घटनाएं, हताहत, घायल, बंधक, ये सब के पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया। तो टॉप 10 अगर कंट्री देखेंगे तो नंबर 1 बुर्किना फासो, सेकंड पाकिस्तान है, थर्ड सीरिया, चौथा माली है, पाँचवा नाइजर है, छठा नाइजीरिया है, सातवां सोमालिया, फिर आठवां इसराइल है, नौवां अफगानिस्तान है और 10वां कैमरून है। तो ये जो है ना वो इम्पॉर्टेंट बात है। अब बारी है विज्ञान और रिसर्च की। ठीक है, दुनिया और देश के सब कुछ। ओके, तो और आप देख रहे हैं मार्च 2025 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन होगा, भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स का नाम बताएं जो 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई थी, लेकिन पृथ्वी पर लौटने में 9 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया उनको। आंसर होगा सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की। और वो और अमेरिकी जो अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर, वो दोनों 8 दिन की यात्रा पर गए थे। कब? 5 जून 2024 को। लेकिन जो जिस स्पेसक्राफ्ट से गए थे वो ख़राब हो गई थी। 9 महीने लग गए वापस आने में। और ये स्पेस एक्स की मदद से उनका जो मिशन है वो लैंड किया गया समुद्र में। ठीक है, उसके बाद सुरक्षित वो आ गई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक घंटों का स्पेस वॉक का महिलाओं का रिकॉर्ड किस महिला एस्ट्रोनॉट्स ने बनाया है? महिलाओं के रिकॉर्ड की बात हो रही है। आंसर होगा सुनीता विलियम्स।
तो अब तक वो 9 बार स्पेस वॉक की उन्होंने, और ये संख्या किसी भी महिला के द्वारा दूसरा है। ठीक है, 9 बार में कुल 62 आवर 6 मिनट स्पेस वॉक कर चुके हो। स्पेस वॉक का मतलब क्या हुआ, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे बाहर निकलना, ठीक है, जहाँ पर हवा नहीं है, वातावरण नहीं है, तो वायुमंडल लगभग नहीं है एकदम, तो वहाँ निकल के उसकी मरम्मत किया उन्होंने, और फिर वो वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में वो पहुँचे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट यानी AI चैटबॉट ने राजनीतिक सवालों का बेधड़क जवाब दिया और गाली गलौज से भरे उकसावे को उसी तरीके से जवाब दिया। तो उस पर अनौपचारिक रूप से बातचीत शुरू की सरकार ने। आंसर क्या होगा, ग्रोक। ग्रोक जो है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी पुराना नाम ट्विटर, तो उसी का जनरेटिव AI चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब कि जिससे आप बात कर सकते हैं, ऐसा बॉट, ठीक है, चैट कर सकते हैं, तो खुले जवाब दे रहा है, तो उस पर ये खबर आई थी महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय मूल के वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने अमेरिकी टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली बॉनी आकाशगंगाओं की खोज की। आंसर होगा रागा दीपिका पूछा। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये शानदार काम किया है, नासा के लिए ये काम किया है। बॉनी आकाशगंगाएं जो बहुत छोटी होती हैं, इसमें कुछ ही अरब तारे होते हैं। और अब बारी है योजना से रिलेटेड, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों की जो योजनाएं हैं जो मार्च में हैं, जिसकी चर्चा हुई है, वो सब देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस विदेशी यूनिवर्सिटी ने आंध्र प्रदेश में कैंपस स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है नारा लोकेश, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये देने का फैसला किया? आंसर होगा समृद्धि योजना। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने ये काम किया है और इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट भी तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया? आंसर होगा पंजाब सरकार ने ये काम किया है मार्च में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी पूरे में, तो डिजिटल लाइब्रेरी में खर्चा थोड़ी ज़्यादा है, कंप्यूटर और वगैरह सब चाहिए, और किताबें तो चाहिए नहीं क्योंकि डिजिटल है, ठीक है, वो ऑनलाइन रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया जो कि 422 मीटर लंबा है? आंसर का IIT मद्रास। ठीक है, क्या है, IIT मद्रास ने ये किया है और ये देख रहे हैं हम। पहले इसकी जो लंबाई है कम बताई जा रही थी, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। इम्पॉर्टेंट बात ये रही। ठीक है, हाइपरलूप में बहुत तेज़ी से ये चलता है और इसमें क्या होता है कि वैक्यूम होता है पूरा, और उसकी वजह से रफ्तार बहुत तेज़ होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन तो नहीं है, ये देखिए डिटेल है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा करने जा रही है सरकार, और इसके बारे में सरकार ने ये ऐलान किया है कि अलग अलग जगहों पर, जैसे मुंगेर के ऋषि कुंड में डेवलपमेंट कार्य होगा, शेखपुरा के बरबीघा में जो सामस विष्णु धाम मंदिर है उसको, पटना जिले के दुल्हिन बाजार में स्थित उलार सूर्य मंदिर, भोजपुर के तरारी प्रखंड के अंतर्गत देवी गांव स्थित सूर्य मंदिर परिसर है, और तमाम ये जो लिस्ट देख रहे हैं तो इन सब में जो डेवलपमेंट कार्य किए जाने हैं। अब बारी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। देखिए, इंटरनेशनल मामले को हमने 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दूसरा है विदेश। ठीक है, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानते हैं, इससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं वो सब देखते हैं। ओके, और आप देख रहे हैं मार्च 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन होगा, IPOI उसका नया सदस्य कौन सा देश बना है मार्च 2025 में? आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, तो वो आए थे अभी हाल ही में भारत में, मतलब हाल में क्या, मार्च में। ठीक है, रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर, तो इसी में ये तय हुआ है। और ये जो है ना, ये इनिशिएटिव ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर और इसके अलावा जो प्रशांत महासागर है उन सब इलाकों की सुरक्षा वगैरह इन सब को लिखते हुए वहाँ पर कोऑपरेशन के लिए क्या है, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसमें कई सारे देश शामिल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे प्रमुख देश हैं ये इसके
हिस्सेदार हैं, खासतौर पर चीन को देखते हुए, चीन के नज़रिए से ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI का नया सदस्य मार्च 2025 में कौन सा देश बना? आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, CDRI फुल फॉर्म अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो अभी भूकंप जो आया है, कहाँ पर भूकंप आया है? तो अभी म्यांमार में जो भूकंप आया था कुछ वक्त पहले, तो कितनी पूरी बिल्डिंग जो है ना वो गिरने लगी, यहाँ तक कि थाईलैंड तक गिरी। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो मजबूती से टिकी रहें, इसके लिए ये एक गठबंधन है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। और अब बारी है विदेश की। विदेश से रिलेटेड यानी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अभी ट्रंप की वजह से बहुत कुछ चर्चा में है, वो सब कुछ देखते हैं हम आपके लिए। ओके, और आप देख रहे हैं मार्च 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, अब बात करेंगे हम लोग विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति ने नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया और इस आदेश में भारत की चुनाव प्रणाली का जिक्र किया गया? आंसर होगा अमेरिका। तो ये 25 मार्च को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और कह दिया कि ऐसा करना ज़रूरी होगा ताकि अप्रवासी जो वोट दे देते हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है वोटिंग के। कहीं कोई एक नॉर्मल सा अपना कार्ड दिखाकर या एफिडेविट देकर भी वोट दे सकता है, तो वहाँ पर ये एक कदम उठाया गया और भारत की चर्चा की गई है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 3 कैटेगरी बनाकर 43 देशों के नागरिकों के लिए व्यापक यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है? आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने ये फैसला किया है बड़े पैमाने पर 43 देशों को अलग अलग कैटेगरी में डालकर, जैसे एक रेड लिस्ट है जो देख रहे हैं आप, फिर एक है ऑरेंज लिस्ट फॉर, एक है येलो लिस्ट। रेड लिस्ट उनको बहुत सख्ती होगी, दूसरा ऑरेंज है, तीसरा ये है। तो ये सारे देश हैं, इन पर अपनी सुरक्षा के लिए ट्रंप का कहना है कि प्रतिबंध इसलिए ताकि वो उनका देश सुरक्षित रह सके। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संघीय शिक्षा विभाग को बंद कर दिया? आंसर होगा USA। अमेरिका ने ये काम किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ही क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। ट्रंप का ये कहना है कि ये विभाग जो है ना वो छात्रों के लिए बेहतर काम करने में असफल रहा है और नौकरशाही हावी थी, इसलिए बंद कर दिया गया। अब सवाल होगा कि अमेरिका में स्टूडेंट जो है पढ़ेंगे कैसे या पूरा रेगुलेशन नियम कैसे बनेगा? तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी वहाँ पर अमेरिका चलते हैं, अमेरिका में अलग अलग राज्यों को दे दी गई है। तो मतलब शिक्षा जो है ना वो पूरी जिम्मेदारी अब राज्यों को होगी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान मार्च 2025 में कितने समझौतों पर सिग्नेचर किए गए? आंसर होगा 6, टोटल 6 पर। शिक्षा, खेल, कृषि, जलवायु परिवर्तन, सीमा शुल्क और पर्यावरण, इन सब पर सिग्नेचर किया गया है। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के लक्सन, तो वो आए थे भारत में रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट के तौर पर, तभी ये सारे समझौते जो है ना अलग अलग किए गए हैं। ओके, तो ये पूरी लिस्ट जो है ना वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो मुख्य तौर पर जो था सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न होगा, किन 2 देशों के बीच नागोर्नो काराबाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर सहमति बनी है? आंसर होगा आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो वहाँ ये तनाव रहता है और इसी के लिए ये तनाव जो है ना 1980 के दशक में शुरू हुआ था और उसी के बाद से ये तनाव लगातार बना हुआ है। ठीक है, एक बार मैप के जरिए भी दिखा देते हैं वो जो क्षेत्र है वो, तो ये प्यारा भारत है और ये देखिए ये जो पश्चिम एशिया है ना, उसी में ये जो विवाद है वो मुख्य तौर पर यहाँ पर है। ठीक है, ये देश है और ये है, तो इसी में यहाँ का जो इलाका है ना, इसी की वजह से ये टेंशन ये ज़्यादा चल रहा होता है। अब बारी है एनवायरनमेंट की। देखिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आजकल होते हैं एग्जामिनेशंस में। ये अब इसके क्वेश्चंस बढ़ने लगे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है ये देश दुनिया का जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब हम लोग देखेंगे। और ख़ास बात है जो अभी हाल में भूकंप आया है वो भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश में मार्च 2025 में भूकंप से तबाही मच गई? आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में ये तबाही देखने को मिला है, बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई हैं, तबाही भयानक है।
भूकंप का केंद्र कहाँ था एक बार मैप के जरिए भी देखते हैं। प्यारा भारत है अपना, और ये वाला जो है ना वो म्यांमार है, और यहीं पर म्यांमार में ठीक बीचों बीच इस जगह पर एपिसेंटर था, यानी केंद्र था। मांडले एक बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है म्यांमार का, तो वहाँ पर मात्र 10 किलोमीटर की गहराई पर यह भूकंप आया था 7.7 रिक्टर स्केल का, और उसके 11 मिनट बाद फिर से आया था 6.4 रिक्टर स्केल का आफ्टर शॉक। उसकी वजह से तबाही बहुत ज़्यादा फैल गई, ठीक है। और असर तो यहाँ तक हुआ कि ये यहाँ तक नुकसान पहुँचाया गया है, थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वहाँ तक नुकसान पहुँचा है, ठीक है। तो क्यों हुआ ये आखिर, ये भूकंप से नुकसान इतना ज़्यादा? क्योंकि ये सब भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, इधर से लेकर इधर ऐसे जो है ना वो गया है, उधर यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट को धक्का मार रही है, और जहाँ भी फॉल्ट लाइन बनता है वहाँ से वो उसकी वजह से भूकंप होता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो म्यांमार, उसकी राजधानी नैपिडो है, वहाँ पर सैन्य सरकार है और उसके चीफ हैं मिन आंग ह्वांग, ओके। वो खुद ही कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बताते हैं अपने आप को। तो ये हालात हुए थे इस भूकंप के दौरान, और बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं, बहुत बुरी तबाही हो गई है। म्यांमार तो समझ लीजिए कि वहाँ की जो पूरी व्यवस्था है वो ख़त्म, चरमरा गई है, ठीक है। कई राज्यों में वहाँ पर आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में आए भूकंप की वजह से थाईलैंड सरकार ने किस जगह को आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया? आंसर होगा बैंकॉक। वहाँ भी तबाही हुई है, और एक पूरी की पूरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन थी, चीन की कंपनी बना रही थी, वो उस भूकंप की वजह से गिर के बर्बाद हो गई, ठीक है। तो ये काम किया गया है। और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं थाईलैंड की, उनका नाम है पैतो गटार्न शिनवात्रा। तो उन्होंने ये आपातकालीन जो है ना स्थिति घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? आंसर होगा ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। बहुत बुरी तबाही जो हुई है उसके लिए भारत मतलब एयर सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा नेवी की ओर से सपोर्ट की जा रही है। नेवी के जहाज़ जो है ना वो भेजे गए हैं, और आपको पता होगा मैंने बजट वाले सेक्शन में बताया था कि भारत ने विदेशों को भी मदद का ऐलान किया हुआ है, उसमें राहत आपदा के लिए भी रखा हुआ है 64 करोड़ रुपया, ताकि दुनिया में कहीं भी अगर आपदा आती है इस तरह की तो फिर भारत जो है ना वो मदद कर सकेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जो आपदा राहत के लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाए हुए हैं, तो कौन कौन से, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा ये 2025 में म्यांमार के लिए, ऑपरेशन दोस्त है 2023 में तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए, ऑपरेशन मैत्री है 2015 में नेपाल में भूकंप आया था उसके लिए, ऑपरेशन रेनबो ये श्रीलंका में 2004 में सुनामी के दौरान, ऑपरेशन कैस्टर ये मालदीव में 2004 में सुनामी के दौरान, ये सब मदद की गई थी। कुछ रेस्क्यू अभियान भी थे, जैसे कि ऑपरेशन इंद्रावती 2024 में हैती में चलाया गया था, ऑपरेशन अजय जो है वो हमास इजराइल युद्ध के दौरान 2023 में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में गृह युद्ध के दौरान, ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन पर जब हमला हुआ था रूस का उस दौरान, ऑपरेशन राहत ये यमन से लोगों को निकालने के 2015 में। तो ये सब रेस्क्यू अभियान है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से भी बदतर कहकर 1 लाख रुपए प्रति पेड़ जुर्माना लगाया? आंसर होगा TTZ यानी ताज ट्रिपोजियम जोन, वहाँ उस इलाके में। एक्चुअल में ये मथुरा में पड़ता है, और वहाँ पर जो है वो एक डालमिया फार्म है, तो वहाँ पर ये पेड़ काटे गए थे, और उसी पर ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात रही है, ठीक है। TTZ क्या है एक बार देख लेते हैं। प्यारा भारत है, TTZ जो है ना वो ताजमहल को लेकर 1966 के आसपास ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित है। तो ये आगरा है, इसी में इतने इलाके में ताजमहल के प्रोटेक्शन के लिए ये क्षेत्र है, ताकि पॉल्यूशन का लेवल यहाँ ख़राब ना हो। पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल के जो संगमरमर है वो ख़राब हो रहे थे, इसलिए ये TTZ है। और यहाँ पर अगर पेड़ भी काटने हैं काफ़ी सारे इलाकों में, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। ये सब चीज़ें, जैसे रेलवे का ट्रैक बिछना है और उसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाएंगे, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। तो ये TTZ इलाका है, और यहीं पर पेड़ों के कटने को इंसानों की हत्या से भी बदतर कहा सुप्रीम कोर्ट ने।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अफ्रीकी पेंगुइन की संख्या में आ रही गिरावट के बाद किस देश ने इसे संरक्षित करने के लिए अदालती आदेश जारी किया, या किस देश में जारी किया गया? आंसर का दक्षिण अफ्रीका। अभी काफ़ी चर्चा में ये आया है, जो अफ्रीकी पेंगुइन है वो अफ्रीकी पेंगुइन जो है ना वो अफ्रीका में पाया जाता है। आमतौर पर पेंगुइन वो दक्षिणी ध्रुव के आसपास अंटार्कटिका में पाया जाता है, लेकिन ये खास तरह के जो पेंगुइन है वो ये जो दक्षिण अफ्रीका देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस जगह से लेकर और नामीबिया के कुछ इलाके तक ये यहाँ इनकी कॉलोनी है। तो उसी पर ये तय हुआ है कि जहाँ जहाँ भी इनकी प्रजनन की कॉलोनियाँ हैं तो वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इम्पॉर्टेंट ये फैसला लिया गया। अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लाकी विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख 8000 मीटर ऊंचाई तक यानी 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई थी? आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में एक फ्लोरेंस द्वीप है, तो उसी में ये स्थित है लाकी। ये जुड़वा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो अभी 21 मार्च को ये फटा है। एक बार मैप के ज़रिए भी चलते हैं। ये प्यारा भारत है और हम देखेंगे इस तरफ ये जो है ना वो इंडोनेशिया है, ये कलरफुल। और इंडोनेशिया में इस तरफ एक वो जो द्वीप है और वहीं पर ये जुड़वा ये ज्वालामुखी हैं जो कि फट चुके हैं अभी, और वहाँ से एकदम लावा निकलता जा रहा है। ठीक है, ये पिछले साल भी कई बार फटा था। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं हम। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। नई राजधानी जो बन रही है वो नूसंतारा है। प्रेसिडेंट है यहाँ के प्रोबोबो सुबियांटो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट जो कि मार्च 2025 में पेश की, तो उसमें किस नदी के बारे में कहा कि दिल्ली में इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है? तो आंसर होगा यमुना। ठीक है, यमुना के बारे में ये कहा। और ये किस समिति की रिपोर्ट थी? तो जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट का नाम दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना की समीक्षा और दिल्ली में नदी तल प्रबंधन इस पर था और संसद में पेश कर दी गई है। समिति ने ये पाया कि यमुना के जो है ना उसकी जो हालात है वो बहुत ही ख़राब है और ख़ासतौर पर दिल्ली में ये वस्तुतः नदी नहीं रह गई है, क्योंकि इसमें जो घुले हुए ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बहुत नहीं के बराबर है, कम के बराबर है। और स्वच्छ जल इसमें नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पानी जो है ना वो सप्लाई कर दिए गए दिल्ली के लोगों को। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड एक सुदूर अंटार्कटिक द्वीप के पास मार्च 2025 में फंस गया, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा A23A, ये है नाम। और ये जो है ना इस तरफ साउथ जॉर्जिया में, एक बार ऐसा करते हैं मैप के ज़रिए चलते हैं। और ये प्यारा भारत है और अब कहाँ चलेंगे? वो दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये अंटार्कटिका है। ठीक है, इसी में अंटार्कटिका में के पास में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो इलाका है वो साउथ जॉर्जिया कहेंगे इसको। ठीक है, और इसी के पास ये भूखंड जो है ना, भूखंड नहीं हिमखंड कहिए, हिमखंड जो है बहुत बड़ा वो फंस गया है। ठीक है, तो उससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि उस हिमखंड पर यहाँ जो अटका हुआ है उस पर बहुत सारे पेंगुइन हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अगला मतलब प्रजातियों का कुछ हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा, किस राज्य के माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां रिजर्व घोषित किया गया? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये और माधव राष्ट्रीय उद्यान है और शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व हो गया है। ओके, और देश में टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं वो 58 हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश का जो 9 टाइगर रिजर्व हैं उसकी पूरी लिस्ट जो है ना वो मैंने यहाँ पर दी है। कहाँ का? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा। ठीक है, और क्या है? पन्ना, इसके अलावा नौरा देही, संजय दुबरी, रानी पाता और माधव नेशनल टाइगर रिजर्व। अगर हम देखेंगे कौन से 58 जो टाइगर रिजर्व हैं देश भर के, तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर आप PDF से ले लेना। PDF में पूरा लिस्ट जो है ना अपडेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। अब PDF के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पर डायरेक्शन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित
वायु प्रदूषित शहर है? आंसर होगा बर्निहाट, ये मेघालय में स्थित है। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। किसने जारी किया है? IQ एयर ने जारी किया है। और आप देखिए कि टोटल जो 13 जो शहर हैं प्रदूषित, वो पूरी लिस्ट जो है ना वो यहाँ पर दे दी है। बर्निहाट दिल्ली, नई दिल्ली, मुल्लापुर, फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा, तो ये सब जो है। और अगर हम देखेंगे सबसे प्रदूषित जो दुनिया का देश है, वो अगर देखेंगे कंट्री रैंकिंग में तो सबसे प्रदूषित है चाड, उसके बाद है बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और 5वां स्थान जो है ना वो भारत का आता है। अगला क्वेश्चन लेंगे IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर इनमें से कौन है? आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक, वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित नंबर 1 है न्यू दिल्ली, उसके बाद है चाड की जो राजधानी है वो है, ठीक है, फिर है बांग्लादेश की राजधानी, और बाकी लिस्ट ये भी आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितने डॉल्फिन हैं? आंसर होगा 6327। ठीक है, डॉल्फिन क्या है? वो स्तनपायी जीव है जो पानी में रहती है। तो इसकी संख्या का पता लगाने के लिए सरकार ने सर्वेक्षण किया था, और इस रिपोर्ट को जारी किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये 2021 से 2023 तक सर्वेक्षण किए गए किन नदी घाटियों और सहायक नदियों में? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में और व्यास नदी के कुछ क्षेत्रों में ये किया गया है। और इसी की जो रिपोर्ट है वो महत्वपूर्ण है, और इसी के मुताबिक ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, टोटल कितने हो गए हैं? टोटल जो इस देश में कि नदियों में जो है वो 6327 डॉल्फिन्स हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं और इससे रिलेटेड है। रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 2397, उसके बाद फिर बिहार में देख रहे हैं 2220, फिर झारखंड में 162, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश में 95, वेस्ट बंगाल में है 815, असम में है 635 और पंजाब में लगभग 3 के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में गुजरात के जामनगर में पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। वन तारा जो है ना वो रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया एक रेस्क्यू सेंटर है। दुनिया भर से जीव यहाँ पर लाए गए हैं। और अब बारी है ऐतिहासिक स्थल की। ओके, और आप देख रहे हैं मार्च 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगातार चल रहे हैं हम लोग लेकर। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तो क्वेश्चन होगा यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं और ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। यूनेस्को ने किन स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया जिससे भारत में इसकी संख्या 62 हो गई है? तो उपरोक्त सभी, यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा क्या है? दूसरा है मुदुगल मेगाथिलिक मेनिहर, ये तेलंगाना में है। मौर्य मार्गों के साथ अशोक शिलालेख स्थल जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में है। 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में है। उत्तर भारत में जो गुप्त मंदिर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में। बुंदेलों के जो महल और किले हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो ये सब को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो अस्थायी सूची की संख्या जो कितनी हो गई है? 62 हो गई है। कितनी हो गई है? 62 हो गई है। और ये पूरी लिस्ट मैंने जो यहाँ पर दे दिया है, आप PDF में भी देख सकते हैं। PDF में ये पूरा आपको मिल जाएगा। PDF आपको मिल जाएगा जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, या फिर कोई कोर्स परचेज किया है तो वो देख सकते हैं। अच्छा, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अस्थायी सूची है उसमें 43 हैं अब तक, तो उसके लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दी है। 43 की ये पूरी लिस्ट यहाँ पर है। अब बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनका मार्च में निधन हुआ है, जिसकी चर्चा रही है, तो वो सब देख लेते हैं एक एक करके। ओके, तो इसका क्वेश्चन होगा यहाँ पर पहला। तो क्वेश्चन हो यहाँ पर होगा कांस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पाने वाली विनर ये जो है एमिली डक्वेन, उनका निधन हो गया 16 मार्च 2025 को। तो किस वर्ष उनको ये अवार्ड मिला था? आंसर होगा 1999। काफ़ी पॉपुलर ये एक्ट्रेस रही हैं। 43
ईयर की थी और रेयर ग्लैंड कैंसर से पीड़ित थी। ठीक है, तो इनको अपनी पहली फिल्म के लिए 1999 में, फिल्म का नाम था रोसेटा। ठीक है, तो उसी के लिए इनको कांस का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रह चुके देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया 17 मार्च 2025 को? तो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। वो जो है वो देवेंद्र प्रधान जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के पिता थे। धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में। तो धर्मेंद्र प्रधान के पिता यानी जो देवेंद्र प्रधान वो मंत्री रह चुके थे। ओके, तो 83 ईयर के थे वो। अगला क्वेश्चन होगा किस भाषा के प्रख्यात कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया 16 मार्च 2025 को? आंसर होगा ओडिया। ओडिया भाषा के ये शानदार व्यक्ति थे, कवि थे। तो इनका निधन हुआ, 90 साल के थे, पूर्व नौकरशाह थे। अगला क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर और ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का निधन हो गया 12 मार्च 2025 को। तो किस देश के लिए खेलते थे? आंसर होगा भारत के लिए। वे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर थे। 83 ईयर के थे आबिद अली और उन्होंने भारत के लिए 29 मैच खेले थे। अगला क्वेश्चन, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार अनिल जोशी का निधन हो गया 26 फरवरी 2025 को? आंसर गुजराती। वो 84 ईयर के थे। पूरा नाम अनिल रमाकांत जोशी था और वो कई सारी रचनाओं के लिए जाने जाते थे, जैसे कदाच और स्टैचू, ऐसी रचनाओं के लिए। ठीक है, उनको 1990 में साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ना, मतलब उनको साहित्य अकादमी में अवार्ड मिला था 1990 में, और 2015 में उन्होंने ये वापस कर दिया था सरकार के कई फैसलों से नाराज़ होकर। और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और बात करेंगे दिवस से रिलेटेड। दिवस से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन एक ही जगह और इसके थीम ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया था? तो 1 मार्च को। और दूसरा क्या है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को, और थीम है नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। WHO द्वारा वर्ल्ड श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे तो 3 मार्च को मनाया जाता है, और थीम है इसकी बदलती मानसिकता, कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए एक वास्तविकता बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाएं। अगला है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है, और थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रहों में निवेश, निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 5 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार और समानता, इसके अलावा सशक्तिकरण। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 10 मार्च को। CISF स्थापना दिवस 10 मार्च। धूम्रपान निषेध दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस तो वो मार्च का दूसरा बुधवार, और 25 में ये 12 मार्च है। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मार्च को, और थीम है क्या आपकी किडनी ठीक है, समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, और थीम है गणित, कला और रचनात्मकता। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस तो 14 मार्च को, और थीम है हमारी नदियाँ हमारा भविष्य। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च को, और थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 25 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस जो है घोषित है। अगला क्वेश्चन, मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 26 मार्च को। ओके, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 27 मार्च को, और इस बार की थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 23 मार्च को, और थीम है प्रारंभिक चेतावनी के अंतर को एक साथ पढ़ना। विश्व टीबी डे दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 24 मार्च को, और इस बार की थीम है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हों, निवेश करें और परिणाम दें। अगला क्वेश्चन होगा 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो वह है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन सब के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 21 मार्च को, और इस बार की थीम है वन और भोजन। अगला क्वेश्चन, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो वो
कब मनाया जाता है, तो वो है 21 मार्च को। और इस बार की थीम है हमारी सहायता प्रणाली में सुधार करें। नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है। और 22 मार्च 2025 को कौन सा बिहार दिवस मनाया गया, तो वो 113वां बिहार दिवस मनाया गया। और इस बार की थीम थी उन्नत बिहार विकसित बिहार। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है 21 मार्च को। ठीक है। विश्व कठपुतली दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में विश्व निद्रा दिवस यानी वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया, तो 21 मार्च को मनाया गया। और ये हर साल मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है नींद के स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाएं। विश्व पुनर्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे तो वो 18 मार्च को मनाया जाता है। और थीम है रिसाइकलिंग हीरोज़। आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे कब मनाया जाता है, तो वो है 18 मार्च को। ठीक है। विश्व गौरैया दिवस तो 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस ये मनाया जाता है कब, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है देखभाल और साझा करना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और याद रखिएगा मैराथन वीडियो आ रहा है जनवरी से मार्च तक का, 4 अप्रैल की सुबह 10 बजे लाइव रहेगा, मैं भी रहूँगा। ओके, बाय।